हेलो एवरीवन। आई थिंक आप सब लोग घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि अब तो एक तरह से ये हम लोग दिनचर्या में शामिल होने जा रहा है। ऐसे ही हम लोग को सावधानियों के साथ ही रहना होगा, बाहर निकलना होगा, बहुत सावधानियों के साथ निकलना होगा। खैर, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हिंदी माध्यम के लिए आज हम लोग वैद्युत स्थैतिकी का वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने जा रहे हैं। ये कहाँ से आया, कैसे आया? तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में हम लोग ने पढ़ लिया है विद्युत आवेश, आवेश के गुण, वस्तुओं को आवेशित करने के तरीके। उसके बाद हमने पढ़ा कूलॉम का नियम। उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट था। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़े। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम पढ़े हैं किसी बिंदु आवेश के लिए। कोई आवेश Q है, इससे r दूरी पर तीव्रता कितनी होगी, इसका फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q/r²। ये एक बिंदु आवेश के कारण, एक आवेश के कारण, वो भी आवेश कैसा था? बिंदु था। अब हम लोग आगे के क्लासों में, आगे की पढ़ाई हम लोग की है, उसमें विद्युत क्षेत्र ही निकालेंगे। अंतर क्या होगा कि अब केवल एक आवेश नहीं होगा, आवेशों का समूह होगा, आवेशों का वितरण होगा। उसी में से एक टॉपिक मिलेगा विद्युत द्विध्रुव। ये भी आवेश का एक समूह है। कैसा समूह? तो दो आवेशों का समूह। लेकिन दो स्पेशल टाइप का है। ये दोनों आवेश जो हैं ऐसे होने चाहिए कि दोनों का मान बराबर हो और प्रकृति अलग अलग। प्रकृति मतलब क्या? प्लस और माइनस। प्रकृति नहीं होता है, दो तरह की होती है, धनात्मक या ऋणात्मक। एक धन आवेश हो, दूसरा ऋण आवेश हो, एक दूसरे के नजदीक रखे जाएंगे तो एक विद्युत द्विध्रुव प्राप्त होगा। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है। जैसे आपको देख सकते हैं कि जैसे कोई एक आवेश है 5 माइक्रोकूलम, ये -5 माइक्रोकूलम का, दूसरा +5 माइक्रोकूलम। दोनों का मान बराबर होना चाहिए और बहुत ही कम दूरी पर, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर पर रखे गए हों। ये संरचना जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम से भी समझ रहा है। विद्युत मतलब क्या? आवेश। द्वि मतलब क्या? दो। ध्रुव मतलब क्या? स्थान। यही ना। ये एक ऐसा संरचना है जिसमें आवेश जो है दो अलग अलग स्थानों पर होंगे। और आवेश कैसे होंगे? तो कंडीशनल है। दोनों आवेश का मान बराबर होना चाहिए, प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है। ये तो स्पेशल केस हो गया कि 5 माइक्रोकूलम हमने लिया। जनरल क्या हो सकता है? -Q प्लस। ये जो संरचना है द्विध्रुव कहलाएगी। अब इनके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग जनरली 2a से लिखते हैं। अब 2a कहिएगा कि 2a क्यों, a क्यों नहीं? ये आगे समझ में आएगा इसका फायदा क्या है। जबकि फायदा ये जब आधा करेंगे तो ये a होगा। अगर a लिए होते तो आधा करते तो a/2 होता। अब स्क्वायर करने पर a²/4 होगा और a का स्क्वायर करने पर a² होगा। तो कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। इसे परिभाषित करते हैं। जब दो आवेश जिनके मान समान एवं प्रकृति विपरीत हो, यदि एक दूसरे से
ही कम दूरी पर रखे गए हों तो आवेशों की इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो आवेश जिनके मान समान एवं प्रकृति विपरीत हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, यदि एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे गए हों तो आवेशों की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसे सामान्यतः 2a से सूचित करते हैं। ठीक है, ये द्विध्रुव के बारे में हुआ इतनी जानकारी। द्विध्रुव क्या है? एक आवेश Q माइनस Q होगा, दूसरा प्लस Q होगा, उनके बीच की दूरी क्या होगी? 2a। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस जानकारी है कि द्विध्रुव क्या होता है। मतलब जब भी दो इस तरह के आवेशों का संरचना मिले, व्यवस्था मिले, तो हम कह सकते हैं कि यह एक विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, एक और बात इसमें कि यह इसका मध्य बिंदु कहलाएगा। ये दूरी ये है कि ए होगी और ये भी ए होगी। ये है, ओ है, मतलब मध्य बिंदु है, ये होगा, ये होगा। अब सवाल जो मिलेंगे आपको कि द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालिए विभिन्न बिंदुओं पर, उन बिंदुओं की दूरी जब भी लेंगे हम कहाँ से लेंगे? इसके मध्य बिंदु से लेंगे। कहाँ से लेंगे? मध्य बिंदु से लेंगे। आगे बात करते हैं। अभी हम कुछ और टर्म डिफाइन करेंगे कि इस द्विध्रुव के लिए एक टर्म, फिजिकल टर्म को डिफाइन करते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसको देखते हैं। पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या है? तो किसी भी द्विध्रुव के लिए यह एक सदिश राशि होती है। कितना होता है, उसका परिमाण क्या होता है, कैसे निकाला गया है? जैसे देखिए, ये आपका द्विध्रुव है, -q और प्लस, इसके बीच की दूरी कितनी है? 2a। ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है, इस द्विध्रुव के लिए एक सदिश राशि होगा जिसे हम लोग लिखते हैं P से। कैसे लिखते हैं? P से। ये कैसे प्राप्त किया गया है? ये प्राप्त किया गया है द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, आवेश तो दोनों बराबर हैं, एक प्लस एक माइनस है, माइनस प्लस मतलब इसका परिमाण लेंगे, कितना हो गया? Q इनटू उसकी लंबाई। लंबाई किसे कहते हैं? दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। ये कितना है? 2a। ठीक है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ,
इसलिए कि एक सदिश राशि है, इधर तो सदिश दिखाया गया है, लेकिन इधर सदिश कौन सा होगा? क्यों क्या है? आवेश, अदिश राशि, सदिश नहीं होगा। 2 संख्या है, ये भी सदिश नहीं होगी। ए दूरी है, आधी दूरी, तो दूरी को हम सदिश बना सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। दूरी जब सरल रेखा में हो तो विस्थापन कहलाती है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो हम चाहें तो इसको हम सदिश बना सकते हैं। सदिश बनाने के लिए एक स्पेसिफिक दिशा देनी होगी, एक निश्चित दिशा देनी होगी। तो निश्चित दिशा मान लिया गया है। तो क्या माना गया है? तो ऋण आवेश से धन आवेश, ठीक है, दोनों बराबर है, मतलब P की दिशा A की दिशा में होगी, या कह सकते हो A की दिशा P की दिशा में होगी। तो दूरी कैसे लेंगे? -q से +q। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? -q से +q। ये हमेशा याद रखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, तो दिशा क्या होगी? ऋण आवेश से धन आवेश, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, जो द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? आवेश का कोई एक, किसी 2 आवेश में से किसी एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल से प्राप्त होता है। इसे सामान्यतः P से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? P से। क्या लिखेंगे? P बराबर Q इंटू 2A। दिशा क्या होगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कहाँ होती है? ऋण आवेश से धन आवेश के लिए हमेशा यही होगी, ठीक है। मात्रा क्या होगा? यहां से मिल जाएगा, ये बहुत बार सवाल आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर में आता है का एसआई मात्रक क्या होगा? यहां से मिल जाएगा, मात्रक तो फॉर्मूला से निकलता है, Q आवेश कूलम 2A, दूरी मात्रक क्या? मीटर, कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं पढ़िएगा, बस गैप है, कूलम एवं विमीय सूत्र क्या होगा? यहीं से निकालिए। Q आवेश क्या होता है? AT, 2A लंबाई क्या होगा? L, M नहीं आया, M 0 कर लेंगे, L तब T तब A, M नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका यही है। क्या लिखिए? M0 L E T। तो अगर आपको एग्जाम में आता है 2 नंबर में, इतना लिखना होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। विद्युत द्विध्रुव क्या, ये नहीं पूछेगा, अक्सर पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, उसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी छुपा हुआ है,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि एक अदिश राशि है, बताएंगे सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, मात्रक बताएंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है, विमीय सूत्र बताएंगे। दिशा क्या होती है, दिशा बताएंगे। तो मतलब यहाँ बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव सवाल छुपे हुए हैं। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो इससे जुड़े हुए जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप आंसर करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। दो माइक्रोकूलम एवं -2 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, छोटा सा लिख रहे हैं, थोड़ा दिख रहा हो रही है, बोल रहे हैं, सुनिए आप साथ साथ लिखिएगा। 2 माइक्रोकूलम एवं -2 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण बताएं। कुछ और पूछ सकता है, कुल आवेश का मान बताएं। कुल आवेश कितना होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जानते हैं आपको, P बराबर Q इंटू मान लिख रहा है, मान पूछ रहा है, सदिश रूप में नहीं लिखेंगे हम, परिमाण के रूप में लिखेंगे। Q कितना दिया है, कोई एक आवेश ले लीजिए, एक 2 + 2 माइक्रोकूलम है, -2 माइक्रोकूलम है, कोई ले लीजिए 2 माइक्रोकूलम है, 10 के पावर -6 से गुणा कर देंगे। 2a, अब ध्यान रखिए 2a क्या है, तो ये आपका सवाल है, -2 माइक्रोकूलम + 2 माइक्रोकूलम, और ये 10 सेंटीमीटर। आपका फॉर्मूला होता है Q × 2a, तो 10 सेंटीमीटर किसका मान है, a का कि 2a का, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चे अक्सर यहाँ गलतियाँ कर देते हैं, यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर है a का मान नहीं है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, उसको क्या लिए हम लोग, 2a लिए, 2a का मान, ये नहीं 2 से गुणा करके 10 गुणा कीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। 10 इस सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में बदल देंगे, 10 के पावर -2 से गुणा कर, कितना हो गया, 2 × 10 के पावर, अब यहाँ पर इसको पावर भी कर सकते हैं, -100 -2 -8 और +1 -7, मात्र क्या होगा, द्विध्रुव का कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर +Q, ऐसे लिखो, -Q + Q, -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम बराबर कितना, जीरो। तो द्विध्रुव का कुल आवेश जो है 0 होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक, कोई दिक्कत। तो अभी हमने देखा कि द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इससे इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, विद्युत द्विध्रुव में पढ़ना क्या है। जैसे मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर आवेश है। अब आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, किसके लिए, माइनस आवेश के लिए, प्लस आवेश के लिए, नहीं, दोनों सम्मिलित रूप से इस द्विध्रुव के लिए। ये द्विध्रुव जो है कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कहाँ, तो बहुत जगहों पर पूछा जा सकता है, इसके अक्ष पर, इसके निरक्ष पर और अन्य बिंदु पर। ये बिंदुएं क्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम आज। के
विभिन्न बिंदु, क्या क्या बिंदु हो सकता है, ये देखिए -Q प्लस द्विध्रुव लंबाई कितनी होती है, 2a, ये हम जानते हैं। ये इसका मध्य बिंदु है O, ये दूरी कितनी होगी a, और इसको किसकी जरूरत नहीं, यहाँ पर जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, गंदा होगा। ये इसका मध्य बिंदु है O। इसमें क्या क्या हम परिभाषित करेंगे, कौन कौन बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अक्ष के बारे में बात करेंगे। द्विध्रुव का अक्ष क्या होगा, तो अक्ष होता है द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। तो दो बिंदु हैं, दो आवेश हैं, उसको मिलाएंगे तो एक ही रेखा मिलेगी, वो भी सरल रेखा होगी। ये जो है ना, ये अक्ष कहलाएगा, द्विध्रुव का अक्ष। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। अक्ष पर मान लीजिए कोई बिंदु है A, ठीक है, इसको कहेंगे अक्षीय बिंदु। कौन बिंदु कहेंगे, अक्षीय बिंदु। ठीक है, स्पेशल केस हो गया। अक्षीय बिंदु कहाँ मिलेगा, इसी रेखा पर मिलेगा, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। दूसरा निरक्ष होता है। निरक्ष का मतलब हुआ कि इसके अक्ष के लंबवत हो, तो सभी लंबवत बिंदु को निरक्ष नहीं कहेंगे, सभी लंबवत रेखा को निरक्ष नहीं कहेंगे, सभी उस रेखा के किसी बिंदु को निरक्ष बिंदु नहीं कहेंगे। तो निरक्ष होगा क्या, तो पहला कंडीशन है कि अक्ष के लंबवत हो, और दूसरा कंडीशन है कि मध्य बिंदु से पास करे, तो एक ही होगा। अक्ष के लंबवत तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही कह दिया कि मध्य बिंदु से पास करेगा तो एक ही रेखा होगी। ठीक है, अब इस पर जो बिंदु होगा, कोई बिंदु मान लीजिए लेंगे यहाँ पर हम B, ये निरक्ष कहलाता है। और निरक्ष पर जो बिंदु होगा उसको कहेंगे क्या, निरक्षीय बिंदु। क्या कहेंगे, निरक्षीय बिंदु। तो आपसे अक्षीय बिंदु पर तीव्रता पूछेगा, निरक्षीय बिंदु पर पूछेगा। एक और, ये तो स्पेशल केस हो गया, स्पेशल केस हो गया। एक लेंगे अन्य बिंदु C, ये अन्य बिंदु कहलाएगा। अब इसमें भी एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि ये मध्य बिंदु से जरूर पास करेगा। जब भी पास करेगा, कहां से पास करेगा, मध्य बिंदु से, और अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगा। निरक्ष जो अन्य रेखा जो होगी, ये क्या कहलाएगी, अन्य रेखा। अन्य रेखा जो होगी मध्य बिंदु से पास करेगी और अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगी। अब ये कोण जो है, यह कोण थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा कि बिंदु कहाँ जाएगा, ए पर, अक्षीय बिंदु हो जाएगा। जैसे ही थीटा 0 डिग्री होगा, सी कहाँ जाएगा, ए पर, अक्षीय बिंदु हो जाएगा। जैसे ही थीटा 90 डिग्री होगा, सी कहाँ चला जाएगा, बी पर, तो निरक्षीय बिंदु हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु अन्य बिंदु का स्पेशल केस है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो अन्य बिंदु अक्षीय हो जाएगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो अन्य बिंदु निरक्षीय बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को आगे यही करना है कि अक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर और अन्य बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस चैप्टर से पहला 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ये 5 मार्क्स नहीं है, आगे जो पढ़ेंगे यहाँ निकालेंगे तीव्रता, वह जो व्यंजक प्राप्त करना होगा, वह जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स में आता है
बोर्ड एग्जामिनेशन में, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगला जो 2-3 क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या पूछेगा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर या निरक्षीय बिंदु पर या अन्य बिंदु पर, तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा कि तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। कोई एक आएगा तो कौन आएगा नहीं पता है, तो क्या करना होगा, तीनों पढ़ना होगा। तीनों के बारे में सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आज इतना ही रहने दें आप लोगों को। और कोई इससे टॉपिक से सवाल बनाइए, और जो भी आपको समस्या हो, समस्या तो आप हमसे अवगत कराएं, जो भी माध्यम हो आपका। कमेंट में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में जो ग्रुप आप लोगों का है वहाँ पर भेज सकते हैं। बहुत जरूरी हुआ तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग अभी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखेंगे, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं स्थिति और बिगड़ते जा रही है पूरे देश की। देखते हैं आगे क्या होता है। जब सरकार का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। अभी हम लोग ऐसे इसको जारी रखेंगे। आप लोग मन से पढ़िए, घर पे पढ़िए, और वीडियो को पूरा देखिए। आधा देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आगे क्लास समझ में नहीं आएगा। और सबको बताइए। कुछ बच्चे ऐसे ही अभी भी फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम लोग का क्लास का क्या होगा, ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगा। अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चल पाया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करें, जो बच्चे आपके संपर्क में हैं उनको बताएं कि क्लासेस चल रहे हैं, और लगातार आप लोग वीडियो देखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।